नमस्कार साथियों, मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा के साथ आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तिका क्षितिज के पहले अध्याय दो बैलों की कथा का अध्ययन करेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में या दो बैलों की कथा के माध्यम से कृषक समाज और पशुओं के भी भाव होते हैं या भावात्मक संबंध होते हैं, उनका जिक्र किया है। आप देखेंगे हीरा और मोती के माध्यम से किस प्रकार से जिक्र किया गया है कि इस कहानी से या इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता जो है वो सहज नहीं मिलती, यानी कि अपने आप नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। 1936 तक का उनका समय रहा है और उस समय मुंशी प्रेमचंद जो है वो भारत और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच की जो उठापटक है उनके गवाह रही है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। ये दो बैलों की कथा नामक कहानी। अब हम मूल पाठ को पढ़ेंगे। मूल पाठ में देखिए आप, मूल पाठ में कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ मानते हैं या कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ऐसा प्राय हमारे समाज में देखा जाता है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। कहने का अवश्य यह है कि गधे को यहाँ पर बुद्धिहीन ठहराने का प्रयास कथाकार के द्वारा किया गया है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, यानी कि चरने को एक आध बार मिलता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, चाहे सुखद परिस्थिति हो चाहे दुखद परिस्थिति हो, लेकिन रहता एक सा है, वो भी दुख के रूप में या उदास या खिन्न के रूप में। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। कहने का आशय है कि सुख और दुख में संभाव रखने वाला गधा ऋषि मुनियों के समान है। किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को, अपने व्यवहार को परिवर्तित नहीं करता है। तो ये यहाँ इनको अनादर मिलता है, इनको बेवकूफ़ कहा जाता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, यानी कि गधे को इस तरह से बुद्धिहीन बताया जाता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का पत्थर देना या ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणे बना लिया। लेकिन गधे का छोटा भाई और भी है, और वो कौन है? जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। लंपट को कहा जाता है बछिया का ताऊ, मूर्ख को कहा जाता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और
कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गद्दे से नीचा होता है। यानी कि गद्दा इस प्रकार से प्रतिरोध या स्वतंत्रता की जो ललक होनी चाहिए वो उसमें नहीं दिखती है। जूरी काची के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती। जूरी नामक एक व्यक्ति है, उनके 2 बेल थे। कथा का मूल पंथ यहाँ से शुरू होता है, हीरा और मोती नामक बेलों से। दोनों पच्छाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। जाति का पूछा जा सकता है, पच्छाई जाति हीरा और मोती की। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी कि वो अपने आँखों में अपने नज़रों से विचारों का आदान प्रदान करते थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। लड़ाई उनमें नहीं थी, प्रेम के, आपस में पारस्परिकता के लिए, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती है या हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अब आप आगे देखिए, जिस वक्त ये दोनों बेल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर पड़े। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खाली, नांद जहाँ बेल बांधे जाते हैं या उनको चारा दिया जाता है, में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नांद यानी कि जहाँ चारा पानी डाला जाता है इनके लिए, उसको कहा जाता है। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम, गोई जोड़े को कहते हैं, समूह को कहते हैं, 2 जो है ना, हीरा और मोती। वे क्यों भेजे जा रहे हैं? समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना जो बेचा जाना अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। जो साला है उनका नाम गया है। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगैया यानी कि रस्सी को कहा जाता है, जिससे दोनों बेल बांधे गए हैं, पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति का जो उदाहरण है यहाँ चर्चा हो रही है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? यानी कि हमें बेचने का जो ये मनसूबा क्यों बनाया? संध्या समय दोनों बेल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, यानी कि उनके प्रति जो आत्मीयता होनी चाहिए थी नहीं प्राप्त कर पाए। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी कि सारे लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मार कर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले, यानी कि वहाँ से रस्सियों को तोड़ करके भाग निकलते हैं। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बेल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ
टूट गई। फिर क्या होता है कि इस तरह से झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, रस्सी लटक रही है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे है और दोनों की आंखों में विद्रोह में सिन्ह झलक रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि वो झूरी से प्रश्न कर रहे हैं कि आपने हमें छोड़ा क्यों। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यानी कि एक प्रकार से जो प्रेम है वो झलक पड़ता है दोनों के बीच। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाता है। आशय यह है कि जो बैल अपने स्वामी को या स्वामी के पास आने के लिए किस प्रकार से उस घर के जो रस्सियाँ थी उनको तोड़ करके फिर यहाँ आते हैं और काफ़ी दूरी तय करके, ये अपने आप में बड़ी बात थी और बाल सभा के लिए ये रोचक विषय बन गया था। फिर क्या हुआ, एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का या विरोध करने का किसी को साहस नहीं हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़ी हुई। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी है। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवाय कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। तो ये वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसी या सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालिक ने मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला। यानी कि छुप कर के जूरी कहता है मेरे दोनों बैलों को देना चाहिए, ना दादा पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। अब आपके ये पहला अंक पूरा हो गया और आपने सुना कि किस प्रकार से जो जूरी का साला गया है, हीरा मोती को ले जाता है, वो जगह पसंद नहीं आती है, वहाँ से भाग करके आते हैं। पहले अंक में हमने पढ़ा। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम सारी क्लास उनके वीडियो अपलोड करते रहेंगे समय पर। तो दूसरे अंक में एक दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला दोबारा। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। कौन? हीरा। समय संध्या का होता है। घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी उन्हें फूल की जड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार यानी कि पुकारते हैं पर दोनों उड़ने लगते थे। या मार पड़ी आत्मसम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक ने उठाई। देखिए यह स्वाभिमान है। यह स्वतंत्रता के लिए जो जंग लड़ी जा रही थी उस समय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, इस पाठ से कहीं ना कहीं उस चीज़ का संदेश या उस चीज़ का आभास मात्र तो हमें हो ही जाता है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता पर इन दोनों ने जैसे पाँव ने उठाने की कसम खा ली थी। वे मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव ने उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने
हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते, यानी कि वो भाग करके चले जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार या अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़कर आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं, क्योंकि उन दोनों पर काबू पाना था गया को। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। तो ये एक प्रकार से किस प्रकार से भारतीयों के मन में एक प्रकार से स्वशासन को लेकर के जिद है, और दूसरी तरफ एक एकाधिकार या तानाशाही सरकार, ब्रिटिश सरकार की बात है जो गया के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी कि इसी में भलाई है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया था। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भेरों की थी और उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बेलों से उसे एक प्रकार से आत्मीयता हो जाती है, प्रेम हो जाता है, जो कि दिख रहा है। फिर आप देखिए कि दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें रोटियां जो है 2 रोटियां दे करके चली जाती है। प्रेम के इस प्रमाद या प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में जो विद्रोह था, जो परतंत्रता की एक पीड़ा थी, वो दिख जाती थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता। हीरा मूक यानी कि इशारे से कहा, चुपचाप बोल नहीं सकते, अभिव्यक्ति का तरीका अलग होता है उनका। क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वे प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है, यानी कि टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में नहीं आती थी। बहुत बड़ी रस्सी थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते, यानी कि असफल प्रयास, कोशिश करते लेकिन सफलता नहीं मिलती उस रस्सी को काटने में। सहसा अचानक घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, यानी कि नाकों में या नथुन में नथ डाली जाती है, जिसको नाथ कहा जाता है। उसने गराम खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, मुश्किलात आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बेल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बेल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अब देखिए, गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बेलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया,
फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, जहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे, यानी कि जहाँ से वो आए हैं उसका यहाँ पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहासा भागे। वहीं उसे मार गिराना था, यानी कि गया का एक प्रकार से गया को सजा देनी थी, उनको जो दंड मिल रहा था उसकी। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, भाई अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आट ले लेते, कोई आता तो नहीं है, यानी कि भूख से बिलखते हुए किसी मटर के खेत में चरने लगते हैं। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, जहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। तो ये 2 अंक यहाँ गया के घर में बेल पहुँचते हैं और किस प्रकार से भेरों की लड़की जो माँ उनकी नहीं है वो उनको छोड़ती है या उनके लिए रास्ता खुला करती है। और फिर ये दोनों भाग करके आते हैं और भाग करके किसी मटर के खेत में घुस जाते हैं। अब अगला जो तीसरा अंक है इसमें क्या है, अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना, यानी कि एक सांड उनके सामने आता है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ भी आ रहा है। कितना भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, प्रार्थना निवेदन नहीं सुनेगा, भाग क्यों न चलें। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, यानी कि मैं भाग जाता हूँ। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखिए, यहाँ संगठन की शक्ति का प्रदर्शन होता है। लोग समूह में आकर के अगर किसी चीज का प्रतिवाद करते हैं तो प्रतिफल अच्छा रहता है। तो देखिए, दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था, अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वे अवसर भी नहीं देते थे, एक साथ लड़ते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा, यानी कि उन्होंने संगठन के साथ में एक साथ रह करके विरोध किया और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, जहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा और दोनों मित्र ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं, यानी कि उसका खात्मा कर दूं जो सांड प्रतिरोध के लिए आया था। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है, बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। सबने सामने जो मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि दोनों आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका।
पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद किए जाते हैं। कांजी होश जहाँ पर आवारा पशुओं को, सांडों को, गाय बैल वगैरह ऊँट ने इसको रखा जाता है, उसको आवारा कहा जाता है। वो कांजी हाउस में रखे जाते हैं। तो इस तरह से तीसरे अंक में हमने देखा कि किस प्रकार से हीरा और मोती मटर के खेत में जाते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं, एक उन्मत्त सांड आता है, उनसे लड़ते हैं, संगठन का परिचय देते हैं, फिर वो पकड़े जाते हैं, कांजी होश में जाते हैं। चौथे अंक में अब अपनी अगली बात, बहुत बड़ा पाठ है लेकिन हमने मानस बना लिया है, पूरा तो इसी में ही करेंगे। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही मैंने आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गद्दे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई न दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जा सकता मोती। फिर मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रही है। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ न होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार पर या दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी की एक चिपट निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध भी दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मार जाएंगे। और हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। इस तरह से दीवार को तोड़ने का काम जो हीरा ने शुरू किया था, फिर वही मोती भी करने लगता है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। देखिए कोशिश की है, यहाँ है कि बार बार हम कोशिश करते हैं तो सफलता हमें मिलती है। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। जिनको गुलामी की आदत थी वो वहीं के वहीं रहे। गुलामी की बेड़ियों में उनको आदत में डाल दिया जाता है। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। फिर आप आगे देखिए। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम कितने दिनों एक साथ रहे हैं,
आज तुम विपत्ति में पड़ गए हैं, तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हें गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गद्दों के सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध लिया जाता है। तो इस प्रकार से चौथे अंक में हमने देखा कि हीरा और मोती दोनों के सम्मिलन प्रयास से उस कांजी होंस को तोड़ा जाता है। इन दोनों के अलावा उसमें बंद सारे के सारे जो पशु होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। इसमें 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियाँ निकल आई थी भूख के मारे। एक दिन बाड़े के सामने डुगी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बेलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी, देखिए ये इनका ग्राहक बनता है, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी, आता है। दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीतर डर के हिसाब से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी, मारे जाएंगे। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती, यानी कि हम पर भी दया भगवान को आनी चाहिए। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। अब देखिए, नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था, मार पड़ती थी। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, खुश थे, चिकनी चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था, जुगाली कर रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका। पर कितने स्वार्थी है सब, किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बदिक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। सहसा दोनों का ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित राह है, जिस राह से वो दड़ियल आदमी इनको ले जाता है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये राह पहचानी हुई है, परिचित है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपने ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। फिर क्या करते हैं, दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते घर की ओर दौड़ पड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बेलू को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे।
एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर के बेलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बेल है ये। तुम्हारे बेल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बेल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बेल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? कोई हक नहीं। और आपके बेल कैसे हो गए? जाकर थाने में रफट कर दूंगा। मेरे बेल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बेलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और जो मोती है वो विजयी योद्धा की भांति, सूर की भांति रास्ता रोके खड़ा था। और गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे, प्रसन्न हो जाते थे। अब जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मारने बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उससे काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। इस तरह जरा देर में नांदों में खल्ली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के जो बाल सभा है उनकी तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उच्छा सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो इस तरह से हीरा और मोती नामक कथा या दो बैलों की कथा पूरी होती है। मिलेंगे फिर इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। एक बार पुनः हम कहे जाते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस प्रकार से पाठों के वीडियो या अन्य जो भी कंटेंट है उनसे परिचय कराया जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।